हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम जैसे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे बता ही रहे हैं बच्चों को, जिसमें कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो है वो कर ही लिया है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पार्ट 1 में मैंने डेफिनेशन जो है वो बताई थी कि ब्रीदिंग को वेंटिलेशन या रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, वो हम बात कर चुके थे। इसी प्रकार से मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के पार्ट्स कौन कौन से आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उन लेवल्स में किस प्रकार से जो है वो आपकी रेस्पिरेशन रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंसेक्ट है तो उसमें वो ऑब्वियसली ट्रैकिया के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। अगर कोई पॉरीफेरा का मेंबर है तो पॉरीफेरा का मेंबर कैसे रेस्पिरेशन करेगा, वो रेस्पिरेशन करता है डिफ्यूज़न के थ्रू। तो ये बात हमने आपको पढ़ी थी, बता ही दी थी। स्कॉर्पियन के केस में आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि बुक लंग्स जो ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो प्रेजेंट होते हैं और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक सारा बता दिया था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो हमारे आते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स जो वो हमने यहाँ पे जैसा कि आप देख ही रहे हैं क्लियर कर दिए थे। इसी तरह से जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पर। जैसे कि आप देख ही रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स भी कर दिए हैं। इसी प्रकार से ये सारा पॉइंट्स जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में, आप प्लीज़ उनको रिकैप्चर करें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। उसके बाद मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पूरा बता दिया था कि जब हम सांस लेते हैं तो किस प्रकार से हमारी जो थोरैसिक कैविटी है उसमें किस प्रकार से वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और प्रेशर घट जाता है और हवा अंदर आती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो किस तरह से प्रेशर हमारे अंदर ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है और हम उसके एवज में जो अपना एक्सहेलेशन है वो परफॉर्म करते हैं। और डायाफ्राम का क्या रोल आता है और साथ में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उनका क्या रोल आता है, ये आपको सारी बात बता दी गई थी। इसी तरह से जो आज का खास करके मैंने यहाँ पर शुरू करना है, तो ये वाला पार्ट जो है ये आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कैसे होगा, तो ये रेस्पायरोमेट्री भी हमने पढ़ ली है कि रेस्पायरोमेट्री में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं और किस तरह से जो भी आपका ये टोटल लंग कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है। तो टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आइडिया में होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है वो पतली चाहिए कि मोटी चाहिए। तो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन जो है वो जितनी थिन होगी उतना बढ़िया से क्या रहेगा, इसमें उतने अच्छे से डिफ्यूज़न होगा। तो थिकनेस कितनी होनी चाहिए इसकी, लेस देन 1 mm थिकनेस जो है वो इसकी चाहिए। तो कितना बताया जा रहा है बेटा यहाँ पे, लेस देन 1 mm थिकनेस जो है वो आपके पास डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन की होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से डिफ्यूज़न हो या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो। इसलिए दूसरी बात, पार्शियल प्रेशर जो है वो कैसा होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर कुछ इस प्रकार से मेंटेन होना चाहिए कि जो भी डिफ्यूज़न है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ हो। तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ ही क्या रहना चाहिए, डिफ्यूज़न। सॉलिबिलिटी का क्या इफेक्ट है, जितनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी गैसेस की होगी उतना बढ़िया से वे डिफ्यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो सॉलिबिलिटी जिस गैस का ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वो उसी का क्या रहेगा, ज़्यादा डिफ्यूज़न रहेगा। तो तीन बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रहनी चाहिए। क्या, एक तो थिकनेस कितनी है, दूसरी बात पार्शियल प्रेशर कैसा है और तीसरी बात सॉलिबिलिटी कैसी है। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तो आपको ये पॉइंट समझने में समस्या नहीं आएगी। तो चलो देखते हैं किस तरह से। तो पार्शियल प्रेशर तो भाई आपको याद करने पड़ेंगे कैसे कैसे हैं। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने पर सबसे पहले वो कहाँ पर एक्सचेंज जो है वो चलता है, वो चलता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। मतलब कि जो आपकी एल्वियोलाई हैं वहाँ पे और साथ में जो पल्मोनरी कैपिलरी हैं उसके बीच में गैसेस का क्या रहेगा, एक्सचेंज रहेगा। तो सबसे पहले तो पॉइंट ही हमारे पास क्या आएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का आएगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं अपना थोड़ा सा ये यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ ताकि आपको देखने में कोई तंगी ना आए।
तो ये देखिए, ये स्लाइड जो है ये बढ़िया से यहाँ पर आपके सामने नोटिस हो रही है। तो आप देखिए जैसे कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, ये क्वेश्चन आपके नीट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का कितना होता है, 159 mm ऑफ Hg। तो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना रहेगा, 159 mm ऑफ Hg। अब जो आपके एल्वियोलाई होते हैं इसमें पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ये होता है 104 mm ऑफ Hg। तो पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mm ऑफ Hg आपके एल्वियोलाई में। और जो आपकी पल्मोनरी कैपिलरी है उसके अंदर ऑक्सीजन का कितना है, 40 mm ऑफ Hg। तो तीन आपको याद होने चाहिए, क्या कि बाहर जो है एटमॉस्फेयर में 159 mm ऑफ Hg है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हमारे एल्वियोलाई में 104 है, और जो पल्मोनरी का ब्लड है उसमें कितना है, 40 mm ऑफ Hg जो है वो क्या है, क्या रहने वाला है, पार्शियल प्रेशर। तो क्लियर कट सी बात है, जैसा कि आपको बताया ही जा रहा है बार बार कि अगर इस तरह से चीज़ें आ रही हैं तो ये बात तो आपको पता है कि किस तरह से मूवमेंट जो है वो गैसेस का होगा। ऑटोमेटिकली जो गैसेस की मूवमेंट होगी वो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरी में ही होने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी डिफ्यूज़न है वो पार्ट कहाँ से होगा, ये देखिए ऑक्सीजन जो है वो अंदर आएगी एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से कहाँ पर जाएगी ऑक्सीजन, हमारे पल्मोनरी कैपिलरी में। उसी तरह से ये सारी कहानी किस तरह से चलेगी, आप सबको इतनी बात तो पता है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी जो वेन होती है उसमें ब्लड किस तरह से होता है। जो आपका आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है, और जो आपके पास पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड होता है। तो बेटा आप यहाँ पर देखिए, अब CO2 का देखना है आपने, तो कार्बन डाइऑक्साइड का किस प्रकार से है कि पल्मोनरी कैपिलरी में CO2 का पार्शियल प्रेशर है 45, हमारे एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना है 40, और एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर जो वो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 0.3 mm ऑफ Hg। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 से 40 और 40 से 0.3 mm ऑफ Hg की तरफ जो है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जो आपकी एल्वियोलाई है और जो आपके पास पल्मोनरी कैपिलरी है उसमें किस प्रकार से होगा, तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएगी और CO2 जो है वो बाहर जाएगी। और इसी को आप क्या बोलते हैं, इसको आप नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये क्या होती है बेटा, ये होती है आपके पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का ये पॉइंट समझ आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे आ रही है, वो पल्मोनरी कैपिलरी में एंटर हो चुकी है। तो बाकी आप आगे देखिए कि आगे क्या होगा। जो ब्लड अब पल्मोनरी कैपिलरी के थ्रू चलेगा उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर जो है वो कितने कितने रहने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया कि पल्मोनरी आर्टरी में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 40, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कितना आएगा, 45 आएगा। इसी तरह से जो पल्मोनरी वेन, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑब्वियसली ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो पल्मोनरी वेन में 95 mm ऑफ Hg होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 40 mm ऑफ Hg होगा। तो ये पॉइंट जो है वो आपको पता होने चाहिए, मतलब आप इतना माइंड जो है वो आप लगा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो पल्मोनरी वेन का ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा होगा, कम होगा। चलिए आगे की तरफ जो है अब बात करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको समझ आना चाहिए, मतलब कि अब हमारा जो ब्लड है वो कैसा हो गया है, ऑक्सीजनेटेड हो गया है, पल्मोनरी वेन में आ गया है। तो पल्मोनरी वेन से आगे की कहानी जो है उसको सुनने के लिए आप तैयार रहिए कि किस प्रकार से सिस्टेमिक कैपिलरी और टिश्यूज़ के बीच में जो है वो आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होगा। ये पॉइंट आपको जो है वो ध्यान से सुनना है। तो अब हम बात करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन की। तो आप यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से पल्मोनरी आर्टरी, अब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में मैंने आपको वेन से चलते हैं क्योंकि यहाँ से फिर फ्लो जो है वो आपका सही रहेगा। तो सबसे पहले देखो बेटे कि पल्मोनरी वेन में जो है वो आप क्या देख रहे हैं
कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 95 है और CO2 का कितना है 45 है। पल्मोनरी वेन से आप ही मुझे बताना कि ब्लड कहाँ आएगा। पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आता है वो आप सब बच्चों को पता है कि वो ब्लड जो है वो कहाँ पे आता है। वो ब्लड आता है आपके लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा बताइए? लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक आर्टरी जो है उसमें जो है वो ब्लड आपका जाता है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से ब्लड जो है वो आगे यहाँ पर मूव करेगा। यहाँ देखिए, तो जिस वक्त पे आपने देखा कि ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल से भाई लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आप देख रहे हैं ब्लड वो कहाँ जाएगा? सिस्टेमिक आर्टरी में। तो यहाँ देखिए सिस्टेमिक आर्टरी में जो है वो ऑक्सीजन फिर 95 mm ऑफ Hg और कार्बन डाइऑक्साइड 40 mm ऑफ Hg है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब ये 95 है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है आपका 40। जबकि टिश्यूज़ में थोड़ा ध्यान दो कि टिश्यूज़ में क्या दिक्कत है। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 40 है। टिश्यूज़ में कितनी है? 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 45 है। अब आप मुझे बताइए कि क्या जो ऑक्सीजन है 95 mm ऑफ Hg से 40 mm ऑफ Hg की तरफ आएगा? आएगा। और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो 45 mm ऑफ Hg से CO2 जहाँ पे 40 है वहाँ पे जाएगा। हो गया ना एक्सचेंज। इसी को आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको आप बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब आगे देखिए अब क्या होगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सचेंज हो चुका है। अब इसका मतलब अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे आएगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ पे आ चुका है? अब आ चुका है ये सिस्टेमिक कैपिलरी की अब सिस्टेमिक वेन में। तो जब ये सिस्टेमिक वेन में आ चुका है तो यहाँ पे क्या कहानी होने वाली है वो आप जरा ध्यान से सुने। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सिस्टेमिक वेन में अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कौन लेके आएगा? वेन लेकर आएगी। और आप सब बच्चों को पता है कि वेन राइट ऑरिकल में आती। राइट ऑरिकल में जो ब्लड है वो कैसा होता है? वो होता है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है? वो जाता है आपकी पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ जाता है? वो जाता है आपके लंग्स में। और लंग्स में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लंग्स में क्या हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रही है। तो यहाँ पर सारी कहानी जो है वो पार्शियल प्रेशर की वजह से ही है। तो ये पार्शियल प्रेशर जो है ये आपको याद होने चाहिए कि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन का 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होगा। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होगा। तो पार्शियल प्रेशर्स के ऊपर ही बेटा आपने यहाँ पे सारा क्या करना है? टारगेट करना है। तो पार्शियल प्रेशर जो है उसी डिफरेंस की वजह से जो गैसेस हैं उनका क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही गैसेस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज। आप इस पॉइंट को ध्यान से यहाँ पर देखिए। वैसे तो वो डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है लेकिन आप सिर्फ यहीं पर भी देखेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। देखो, तो आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो कैसी चली हुई हैं वो आप देखने की कोशिश करना यहाँ पर। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पे आइए। तो रेस्पिरेटरी गैस है हमारे पास ऑक्सीजन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में क्या बताया था? एटमॉस्फेयर में आपको बताया था कि 159 mm ऑफ Hg जो है वो CO2 का पार्शियल प्रेशर है और 0.3 mm ऑफ Hg जो है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है। बताया था। एल्वेओलाई के लेवल पर क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का कितना है? 104 और CO2 का कितना है? 40। जब आप
प्रिलिमिनरी कैपिलरी पर पहुंचे थे तो मैंने कितना बताया था, ऑक्सीजन का 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45। ठीक है जी, कितना बताया था, 45 बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना बताया था, 95 mm ऑफ Hg आपके ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm ऑफ Hg। और जो आपके पास टिश्यूज़ में कहानी चलेगी उसमें ऑक्सीजन का 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, 45। तो एक पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन जो है 159 से 104, 104 से 40 और किस तरह से जब 95 से 40 जो है वहाँ पे ऑक्सीजन जा रही है, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जो है वो मूवमेंट चली हुई है। इसी तरह से जो टिश्यूज़ में आप देख रहे हैं ये 45 से 40 इसी तरह से जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से बाहर आएगी और ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से अंदर जाएगी, इसी को आप क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो होपफुली आपको ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आप बच्चों को समझ आया होगा कि किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जो है वो रहता है। तो होपफुली आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ आया होगा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कैसे होगा और इंटरनल रेस्पिरेशन में कैसे होगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का 159 होगा एटमॉस्फेयर में, हमारे जो लंग्स हैं उसमें कितना होगा, 104 mm ऑफ Hg होगा, और जो हमारा ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड उसमें आएगा 40। तो किस तरह से आगे चलेंगे, अब पलम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें कितना आएगा ऑक्सीजन का, 95 mm ऑफ Hg। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो क्या है यहाँ पर चलेंगी। तो ये पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वुड टेक्स प्लेस। तो पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के बेस पर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। होपफुली आपको समझ आया हो। तो आप प्लीज़ मुझे एक थम्स अप जो है वो ज़रूर दें ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि आगे चैप्टर को कैसे प्रोसीड करना है। चलिए, उसके बाद क्या रहता है आपका, बस 2 पार्ट हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है और कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, जिसमें कि हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है वो कैसे होता है वो हम यहाँ पर बात करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो आएंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो जैसे कि मैं आपको, चलो अब ले ही चलते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा आपने क्या ध्यान में रखना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 2 तरीके से होगा। कैसे होगा, एक तो होगा ये प्लाज्मा के डिज़ोल्व्ड फॉर्म में, प्लाज्मा के साथ डिज़ोल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन जाएगी, वो जाती है 3%। ये आपके नीट का क्वेश्चन है कि 3% जो है वो आपके प्लाज्मा के थ्रू जाती है। दूसरी आपकी जाएगी ब्लड के थ्रू, तो ब्लड के थ्रू जाती है 97%। तो 97% जो है वो कैसे जाती है, ऑक्सीजन कैसे जाती है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाउंड फॉर्म में। तो 3% प्लाज्मा के साथ जाएगी और 97% जो ऑक्सीजन है वो कैसे जाती है, वो जाती है आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन के थ्रू जाती है। अब हीमोग्लोबिन का सभी बच्चों को पता है 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, और सेंटर में जो है वो आयरन का क्या होता है, मेटल आयंस होती है, और साथ में क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। तो इसमें कुल मिला के जो है वो आपके पास क्या होता है, हीमग्लोबिन, मतलब कि इसमें 4 जो है वो हीम होंगे और 4 जो है वो क्या होंगी, ग्लोबिन, 2 अल्फ़ा 2 बीटा यूनिट। तो 4 आयरन के जो मॉलिक्यूल हैं, आयरन यूनिट्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होते हैं। तो जैसे कि आप HbO2 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनता है, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अपने साथ 4 ऑक्सीजन को बाइंड अप कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड अप कर सकता है, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो है वो, एक हीमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ 4 ही को क्यों बाइंड अप कर सकता है, क्योंकि भाई इसकी कैपेसिटी, इसकी बैलेंसी ही उतनी है। अब जैसे आप देख रहे हैं एक हीमोग्लोबिन में सिर्फ 4 साइट ही आपको यहाँ पर देखने को नज़र आ रही हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 4 ही मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के जा सकते हैं एक हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ 4 मॉलिक्यूल जो हैं वही इसके थ्रू जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि जैसे कि आप देखिए, आप थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखना कि हमारा जो 100 ml ब्लड होता है, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितना? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है अगर हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड है। तो 100 ml ऑफ ब्लड में सिर्फ 15 ग्राम क्या होगा? हीमोग्लोबिन। मतलब कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के पास कितना, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के पास जो है वो 1.34 ml ऑक्सीजन आ सकती है। 100 ml ब्लड के पास 15 ग्राम है और 1 ग्राम जो 1.734 ml ऑक्सीजन ले जा सकता है। इसका मतलब कि हर 100 ml ऑक्सीजन ब्लड जो है वो अपने साथ 20 ml ऑक्सीजन जो है वो लेके जा सकता है। कितना? 20 ml ऑक्सीजन जो है वो लेके जा सकता है अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर अगर 100 ml ऑक्सीजन है तो वो आपके, मतलब कि 100 ml ब्लड है हमारा, तो वो आपके 20 ml ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से दिया है, जो कि मैंने आपको अभी पॉइंट बताया कि भाई हमारी जो ऑक्सीजन है वो कितना % जाती है और किसके साथ जाती है, वो मैं आपको बता दूं। तो ऑक्सीजन जो है मैंने आपको बताया प्लाज्मा के थ्रू जाती है सिर्फ 3% और हीमोग्लोबिन के साथ जाती है 97%। तो 97% जो है वो आपकी हीमोग्लोबिन के थ्रू जाएगी और 3% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू जाएगा। बाकी जो भी बाइंडिंग है ऑक्सीजन की, अगर आप चाहते हैं हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग है तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कैसा है, पीएच कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, CO2 की मात्रा जो है वो इन चीज़ों को क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, कैसे पता चलेगा हमें कि अब ब्लड के साथ ऑक्सीजन बाइंड अप करेगी और किस वक्त? अब ऑक्सीजन बेटा बाइंड करके ही थोड़े ना रहेगी, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बांध के ही थोड़े ना रखना है, कुछ ऐसे फैक्टर भी देने पड़ेंगे जिससे कि वो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को छोड़े, क्योंकि अगर वो हीमोग्लोबिन को छोड़ेगी तभी तो वो हमें भी, हमारे टिश्यूज़ को भी तो मिलेगी। तो इसके लिए हमारे पास एक कर्व आता है जिस कर्व को आप क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, या चलो देखते हैं कि अगर यहाँ पे हो जाता है तो यहाँ पे करके देखते हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है और किस प्रकार से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो अपना काम करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि हाउ दी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वुड टेक्स प्लेस। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है। कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि मैंने छोटे छोटे वीडियोस इसलिए लगाए हैं क्योंकि कई बार बच्चों के पास इतना समय नहीं होता है कि इतना लेंथी वो 1-2 घंटे में और इतना फास्ट, इतनी स्पीड से आपको यहाँ पे कोई भी नहीं पढ़ाएगा। कम से कम अगर आप 1 शॉट देखते भी हैं तो वो 6-7 घंटे का होता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में ये चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर और साथ में कमेंट जो है वो ज़रूर दें कि आपको इसमें क्या मॉडिफिकेशन, क्योंकि जितनी मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं, जितना मेरे पास जो है मतलब कि जो भी मेरी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की है कि आपको बेस्ट जो कंटेंट है वो दिया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।